So we are going to discuss today the main energy currency of the cell, which is known as ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate has been recognized as the main energy currency of the cell in all most of the organisms. Most of the organisms. हमारी बॉडी में हमारे अंदर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मुराद क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मुराद जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, अदर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। उनके लिए जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका बड़ा बिग स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो उन्हें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में जो मेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो हैं डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स। जो मेन है जो आपके लेवल के लिए, आपके लिए दैट वुड बी इनफ। वो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डीएनए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, ये सारे में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इनकी फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी, कैसे मैन्युपुलेट होगी? द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा बताने की भी कोशिश की कि क्या होता है कि जी कार्ल लोमेन ने इसको डिस्कवर किया था। फिर वो जो लिपमन था, फ्रिट्ज लिपमन, उसने इसका फंक्शन डिस्कवर किया था, दैट इज द मेन एनर्जी सोर्स। ये जो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस, हमारी बॉडी में 4 नाइट्रोजनस बेस। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर इंशाल्लाह अज़ीज़ 10th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो 4 जो है मेन मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूल्स जो है, ये हमारी बॉडी में मोस्ट प्रोमिनेंटली दे आर फाउंड। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू मेमोराइज इट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होती है सीटीपी, ये साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट होती है। जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ये थायमाइडिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा ना, एडिनिन। एडिनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। इसी तरह यहाँ पे साइटोसिन है, ये भी नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। गुआनिन, ये भी नाइट्रोजिनस बेस है। थायमाइडिन, थायमीन जिसे कहते हैं, ये भी नाइट्रोजिनस बेस है। यू डू नॉट नीड टू लर्न दीज थ्री, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये तीनों जो, द मेन कंसर्न इज विद एटीपी। एटीपी के साथ हमारा मेन कंसर्न, क्योंकि एटीपी जो है हमारी बॉडी में, इन तीनों की निस्बत सबसे ज्यादा मौजूद होती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसी के जो बॉन्ड फॉर्मेशन और इसी की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, उसी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? व्हाई नॉट वी हैव अ डिटेल रीडिंग ऑफ। मैं अब आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम एटीपी के बारे में डिटेल जो है इसकी वो स्टडी कर सकें, इसको रीड कर सकें। ओके जी, आई होप कि आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? ओके ओके, चलें जी। वी आर गोइंग टू नाउ रीड मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस। जैसे जैसे मैं रीड करता जाऊंगा मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा। आप लोगों ने प्लीज इसकी तरफ कंसंट्रेट करना। एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। The major energy currency of all the cells is a nucleotide called adenosine triphosphate.
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ये अभी जो मैंने बोर्ड पे ये जो 4 मॉलिक्यूल्स लिखे थे, ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। ओके, it is the main energy source of for majority of the cellular functions like synthesis of macromolecules। वो macromolecules कौन से हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। यही वो एनर्जी सोर्स है, ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल है। और इसका फंक्शन ये है कि ये बहुत सारे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जैसे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। एटीपी में सिर्फ एनर्जी ही स्टोर नहीं होती, बल्कि एटीपी की वजह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। और इस एटीपी की वजह से जो इसमें जो एनर्जी मौजूद है उसकी वजह से मूवमेंट होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जब हम 10th में इंशाल्लाह अजीज कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि नर्व इम्पल्स क्या होती है, जो हमारी बॉडी में मैसेजेस ट्रैवल करते हैं। तो जब जो हमें सेंसेशन है, जो हमारी 5 सेंसेस का वर्क करना है, तो हमें कैसे वो महसूस होती हैं चीजें, वो नर्व इम्पल्स के जरिए हमें सारा महसूस होता है। उसकी ट्रांसमिशन, उसकी डेफिनेटली उसकी मूवमेंट के लिए, नर्व इम्पल्स को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी एटीपी से आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए हमने सेल वाले चैप्टर में इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस against the concentration gradient। Against the concentration gradient mean from lower concentration to the higher concentration। ठीक हो गया। तो by using energy, remember this thing, that movement of the substances from lower concentration to the higher concentration using energy। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। एक्सोसाइटोसिस हमने पढ़ा, एंडोसाइटोसिस पढ़ा। एक्सोसाइटोसिस मीन के सेल से बाहर निकालना किसी चीज को, और एंडोसाइटोसिस मीन के सेल के अंदर किसी चीज सब्सटेंस को अंदर लेके जाना। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। The ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure। जब अब हम कह रहे हैं कि एटीपी अगर एनर्जी करेंसी है, तो इसमें वो कैसे एनर्जी करेंसी है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो रिलीज भी करता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। हम फिगर में देखेंगे, फिगर 7.3 शोज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ एटीपी। मैं आपको डायग्राम देखूं, ये देखें जी, दिस इज द डायग्राम। अब एटीपी के 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 एडिनिन। एडिनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। राइबोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। राइबोज शुगर मीन जिसके जो पेंटोज भी से कहते हैं, 5 कार्बन शुगर से कहते हैं। एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में वैलेंसी और रेडिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसमें कुछ मेटालिक आयंस होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक आयंस होते हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक होते हैं। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे अमोनियम है NH4+1 उस पे चार्ज है, और हाइड्रोक्साइड है OH-1 है, कार्बोनेट CO3-2। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट PO4-3, इस पे वैलेंसी जो -3 होती है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और वो 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। जी जी बेटे, जी जी, पूछिए क्वेश्चन। ये कौन है फ्रॉम, ये जिनका नाम सिर्फ कैपिटल ए है? बेटे ये पेज नंबर जरा बता दें, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता पेज नंबर। वो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें पेज नंबर का ही नहीं पता चलता कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। ये मेरे पास दूसरी बुक है, ये पेज नंबर 119 है बेटे, 118 और 119। जी, अच्छा। तो हम बात कर रहे थे एटीपी के स्ट्रक्चर की। एटीपी में एक नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम एडेनिन है, एक पेंटोज शुगर है जिसको हम राइबोज कहते हैं, और 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक हो गया। अब ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप आपस में केमिकली बॉन्डेड है। अब ये जो बॉन्ड है, ये देखें, इस बॉन्ड को
टिल्डे कहा जाता है, या टाइल्ड कुछ पढ़ते हैं, कुछ टिल्डे पढ़ते हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर नीड प्रोनाउंसिएशन जो भी है, ठीक है। आप अपनी ईज ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये इनके दरमियान जो ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये इस फॉस्फेट और इस फॉस्फेट के दरमियान ये बॉन्ड है, और इस फॉस्फेट और इस फॉस्फेट के दरमियान ये बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये मेन रोल प्ले करते हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं। अब अगर देखें, सपोज यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस पॉइंट से, तो ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया, तो ये सिर्फ दो फॉस्फेट ग्रुप रह गए। तो इस सूरत में ये एटीपी का जो स्ट्रक्चर कहलाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहलाता है। अगर तीन फॉस्फेट हैं तो ट्राइफॉस्फेट कहलाएगा। अगर ये दो जो है फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाए, यहां से ब्रेक हो जाए, तो सिर्फ एक फॉस्फेट रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर ये तीनों ही फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो सिर्फ एडेनिन और राइबोस रह जाती, तो एडेनिन और राइबोस को हम एडिनोसिन कहते हैं। अगेन, अकेली एडेनिन और राइबोस ये दोनों मिले हुए हैं तो एडिनोसिन कहलाएगी। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर दो फॉस्फेट ग्रुप साथ अटैच है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप बन जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो फॉस्फेट्स के दरमियान जो बॉन्ड है, जिसे टिल्डे कहा जा रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, एंड दिस इज द मेन बॉन्ड व्हिच एक्चुअली स्टोर्स द एनर्जी एंड रिलीजेस द एनर्जी। अब सपोज ये एक बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक हो जाता है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंड इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर अब अभी तो मैंने कहा ना ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर ब्रेक होने के लिए 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको फॉर्मेशन के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए भी 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी ही रिक्वायर हो। ठीक है। अगर अगर ये फॉस्फेट, इन दो फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बनना है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, तो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए भी 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए हो। ठीक हो गया, वन वे और द अदर। चलें जी, हम यहां पर थे। The ability of the ATP to store and release energy is due to its molecular structure. Figure 7.3 shows a simplified diagram of ATP. Each ATP molecule has three subunits. Number one, adenine, a double ring nitrogenous base, double ring है। ये देखें, पहला रिंग और ये दूसरा रिंग। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद a ribose of 5 carbon sugar, ठीक है, and C three phosphate groups in a linear chain. Linear chain यानी एक straight chain की form है, three phosphate. The ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure. Figure 7.3 shows a diagram of each ATP. अच्छा, ये तो वही चीज बार repeat हो रही है। Okay. The covalent bond connecting two phosphates is indicated by tilde, ये जो मद सी बन गई, and it is a high energy bond. The energy in this bond is released as it breaks and inorganic phosphate gets separated from ATP. अभी जैसे मैंने बताया, अगर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मीन इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन अगर एज ए होल इस पूरे एटीपी को देखा जाए तो इसमें एडेनिन और राइबोज में बहुत सारे कार्बन मौजूद हैं, तो वो ऑर्गेनिक बन जाता है। लेकिन जब ये अकेला फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ से ब्रेक होकर सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक, दैट्स व्हाई द वर्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैज बीन रिटन। The breaking of one phosphate bond releases about 7.3 kilocalories, 7300 calories per mole of ATP as follows. देखें, एटीपी का मॉलिक्यूल है, वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, जिसकी वजह से एडीपी बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एक फॉस्फेट जो है रिलीज हो गया, और इसके साथ एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी विच इज 7.3 किलो कैलोरीज। अब एडीपी, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये एक फॉस्फेट जब रिलीज हो जाता है, अभी दो फॉस्फेट मौजूद हैं, तो इसका मतलब मजीद एक फॉस्फेट ग्रुप टूटने से मजीद एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक हो गया। सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप टूटने से या बनने से एनर्जी रिलीज नहीं होनी, तीनों फॉस्फेट जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, तो उनसे एनर्जी रिलीज हो सकती है डेफिनेटली। In common energy reactions, only the outermost of two high energy bonds break.
common जो energy reaction. When this happens, ATP becomes ADP, adenosine diphosphate, and one phosphate is released. ये PI phosphate होता है. In some cases, ADP is further broken down to AMP, adenosine monophosphate. Mono mean single, one. एक phosphate रह जाता है. And phosphate as follows. ADP है water की presence में किसी चीज का breakdown होना, इसे कहते हैं hydrolysis. ठीक हो गया. तो AMP बनेगा और एक phosphate group बना और एनर्जी और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ही एनर्जी करिए. मोल क्या होता है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लें. अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को कहा जाता है. Cells constantly recycle ADP by recombining it with P यानी phosphate to form ATP. अब सेल के अंदर ये क्या होता है जी, ये फॉस्फेट क्यों ब्रेक होते हैं? ये फॉस्फेट बेटे इसलिए ब्रेक होते हैं कि इन ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, तो इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो ही एनर्जी जो है बाकी केमिकल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल हो. सर इट इज स्पेसिफाइड ओनली 7.3 और नो. बेटे ये देखें ये कैलकुलेट की गई है ना एनर्जी की. 7.3 जो है वो नियरेस्ट जो है वो आप ये समझ लें कि डेसिमल में बताई गई है. ये इतनी ही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. ठीक हो गया. वो एनर्जी कुछ एनर्जी वेस्ट होती है. डेफिनेटली हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है. हमारी बॉडी से हीट निकलती है तो वो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है. वो हीट कैसे निकलती है? वो हीट ये जो अभी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एडीपी प्लस H2O एरो एएमपी प्लस पीआई, वो एनर्जी जो है सिर्फ क्या कहते हैं केमिकल और काइनेटिक और पोटेंशियल की फॉर्म में तो नहीं है ना, वो हीट की फॉर्म में भी. तो हीट की फॉर्म में वो हमारी बॉडी को 37 पे मेंटेन रखती हैं और क्या कहते हैं कुछ हीट जो है वो रिलीज भी हो जाती है. ये फॉस्फेट इसलिए ब्रेक होती हैं क्योंकि दे आर हाई एनर्जी, दे आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स. तो इनके ब्रेक होने की वजह से ही बाकी रिएक्शंस के लिए एनर्जी अवेलेबल होगी. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस को होने के लिए ये जो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी है हम खुद से प्रोवाइड तो नहीं कर सकते ना. तो ये एनर्जी हमें बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मिलेगी? हमारे जो हम खाना खाते हैं उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से वो एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से एएमपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, एडीपी फिर एटीपी में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो गई. फिर जब बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको एनर्जी की जरूरत होगी तो एटीपी उन रिएक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. यस बेटे, एटीपी कैन यूज ऑल थ्री ऑफ इट्स फॉस्फेट. देखें ये अभी ये जो हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा है ये डायग्राम में देखें तो ये तीनों के तीनों यूज हो सकते हैं ना. तो पीछे एडिनोसिन आ जाएगा, फिर ये दोबारा रीफॉर्म भी हो सकते हैं. ये रीफॉर्म कैसे होंगे? उस एनर्जी से रीफॉर्म होंगे जो हम जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ के जरिए एनर्जी रिलीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक हो गया. आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये एटीपी बन भी रहा है टूट भी रहा है, चलें ये टूट गया तो एनर्जी इसने रिलीज कर दी, लेकिन इसको तोड़ने के लिए टूटने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी जो है इसको तोड़ने के लिए जो हमने खाना खाया था और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है वहां से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी जो है इसको तोड़ने के लिए और इसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है. ठीक हो गया. एटीपी को वो ब्रेक भी कर सकती है, वो एटीपी को फॉर्म भी कर सकती है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए और तोड़ने के लिए. सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी बाय रिकम्बाइनिंग इट विद फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी. अब सेल जो है कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अगर सेल के अंदर एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऑलरेडी मौजूद है तो वो कंटिन्यूसली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते रहते हैं. The synthesis of ATP from ADP and phosphate requires the expenditure of 7.3 kilocalories of energy per mole. अब ADP से यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए. अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. वो ये एनर्जी वहां से आ रही है जो हम खाना खाते हैं उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से. So we can summarize that ATP is generated by energy releasing process. तो हम ये कह सकते हैं कि ATP कैसे बनता है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस के जरिए. ठीक है. एंड इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस. और ये ब्रोक डाउन कैसे होगा? जब कोई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस आएगा. इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये इस तरह से होता है जो एटीपी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी को प्रोवाइड करता है रिएक्शंस.
अच्छा जी, आगे चलते हैं। Because ATP plays a central role as an energy currency in all organism, it must have appeared in early history of life. यानी इसका evolutionary point of view से देखें, evolutionary point से क्या मुराद है, ये कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो ये इसकी तारीख बहुत पुरानी है। अब ये आप लोग FSC में जाके पढ़ लेंगे इसकी evolutionary। नाउ जी, हमारे पास जो पहला मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है और एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है? अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पहला वो मेन रिएक्शन इस पूरी दुनिया में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो पहला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है। Photosynthesis is the only reaction on this planet Earth which is responsible for the production of food, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ ऑटोट्रॉफिक फंजाई हैं और एल्जियां, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन मोस्टली प्लांट्स में होती है, ठीक है, क्योंकि और दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सके, मां सिवाय प्लांट्स के, कुछ एल्जे और कुछ फंजाई, ठीक है जी। और ये रिडॉक्स रिएक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, वो हम अभी डिस्कस करें। अच्छा, photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as byproduct। ठीक हो गया। फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन है जिसके जरिए ग्लूकोज बनती है। किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कहां पर? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनेल है प्लांट सेल का, ठीक हो गया। और बाय प्रोडक्ट क्या बन रही है? ऑक्सीजन, ठीक हो गया। और वो ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है और वही ऑक्सीजन हम बाकी एनिमल्स इनहेल करते हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बरकरार है, ठीक है, मेंटेन। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? हम जो एनिमल्स एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखें ये नेचर ने कैसा परफेक्ट बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया मॉलिक्यूल बन रहा एंड इज इन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के लिए बायोएनर्जेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द ओनली प्रोसेस विच इज सिंथेसाइजिंग फूड। तो हमने खाना ही तो खाना होता है, वो खाना बेसिकली हमारा वो सोर्स क्या है? वो फोटोसिंथेसिस है। हम दालें खाते हैं, हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है। हाँ, वो सारे कैसे बन गए? वो फोटोसिंथेसिस उनके पीछे कार फरमा है, वो प्रोसेस, ठीक हो गया। अब देखें प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर ली। कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। अब वो प्लांट्स को खाने के बाद प्लांट्स की एनर्जी जो है वो हर्बीवोर्स में कन्वर्ट हो गई। अब हर्बीवोर्स को हम लोग खाते हैं, दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं, तो वो उनकी एनर्जी जो है हम में शिफ्ट हो गई। तो ये ट्रांसमिशन हो रही है एनर्जी की, इसी को बायो एनर्जेटिक्स, ठीक हो गया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इस दुनिया में जितनी भी लाइफ अवेलेबल है वो सारी फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड कर रहे हैं। It comprises many coordinated biochemical reactions that occur in plants, some protists, algae, and some bacteria. A simple generic equation for photosynthesis is as follows. ये देखें, ये photosynthesis की generalized equation है. You must learn it. आप लोगों को ये आनी चाहिए, आप लोगों ने ये याद करना, ठीक है। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज द जनरलाइज्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जनरलाइज्ड केमिकल इक्वेशन है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, वेयर? क्लोरोफिल में। और क्या चीज बनेगी? ग्लूकोज बनेगी, C6H12 वो 6 ग्लूकोज है। और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगी। बाय प्रोडक्ट मीन जो कि
प्लांट यूटिलाइज इतना नहीं करते लेकिन वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन में भी होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अब और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वाटर भी यूटिलाइज हो जाता है। अब ये सेम इक्वेशन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये तीनों प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी ये हमारे रिएक्टेंट्स हों और ये हमारे प्रोडक्ट्स हों, तो ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन बन जाती है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, when cells use energy to build ATP from ADP or ADP from AMP, they are really storing energy as we put money in a bank. जब AMP से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है तो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो उस ADP को दोबारा भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये इसी तरह है जिस तरह आपने बैंक में पैसे रखवा दिए और उन पैसों को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? या जब एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगी, तब भी एनर्जी स्टोर ही हो रही है, कि एटीपी मौजूद है, तो जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी ये ब्रेक डाउन होंगे इनके बॉन्ड्स और हमें एनर्जी मिल। ठीक हो गया जी? आगे चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं? हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा, जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ा, हम लोगों ने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि लीफ अंडर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा जो है माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, ये वो पोर्स होते हैं जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमेटा से आ रही है। ठीक हो गया? वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। रूट्स अब वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी और वो जाइलम के जरिए पूरी प्लांट बॉडी में ट्रेवल करता हुआ जाएगा, ठीक है, और लीव्स तक पहुंच जाएगा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करके मीजोफिल सेल्स के अंदर मीजोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि रिच विद क्लोरोप्लास्ट, रिच इन क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वहीं पर फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया? तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। अब वाटर कैसे मूव करता है? वो ऑस्मोसिस के जरिए मूव करता है, और ऑस्मोसिस हमने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन टू फेजेस, दो फेजेस में होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड NADPH। ये NADPH भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? वो एटीपी। ये मोस्ट अबंडेंट है, ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड है, लेकिन एटीपी की अमाउंट और अवेलेबिलिटी इसकी निस्बत ज्यादा होती है। These reactions which are known as light reaction, वो रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी यूज होती है उन्हें लाइट रिएक्शन कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में होता है। टेक्स प्लेस ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे। ड्यूरिंग सेकंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है, यहाँ पे लिखा ना कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, इसका मतलब उसकी रिडक्शन होनी है टू मेक ग्लूकोज, ताकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो ग्लूकोज बन जाएगी। इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP and NADPH इज यूटिलाइज्ड। अब ये लाइट रिएक्शन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी सेकंड फेज में जब ग्लूकोज बननी है, तो उसमें जो फर्स्ट फेज में एटीपी और NADPH बने थे, सेकंड फेज में उनका यूटिलाइजेशन हो जाए। लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बन रहे हैं, सेकंड फेज जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसमें वही एटीपी और NADPH यूटिलाइज हो। Since these reactions do not use light directly, यानी जो सेकंड फेज वाले रिएक्शंस हैं वो लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करते, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन। इट डजंट मीन कि वो अंधेरे में होते हैं, नो नो नो, क्योंकि उनमें लाइट का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन। ठीक हो गया? ये देखिए, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम। ठीक है? स्टोमेटा कवर्स ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू देम। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट। ये देखें, अब फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेसेस, दो फेजेस कौन कौन से हैं? पहली फेज है ये लाइट रिएक्शन। ये बात, लाइट रिएक्शन में क्या होगा? वाटर एंटर हुआ, लाइट एनर्जी आई, तो उसके नतीजे में थाइलाकॉइड पे वो जो है वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, और वाटर के ब्रेक डाउन की वजह से ऑक्सीजन गैस रिलीज।
अब इस प्रोसेस के दौरान एटीपी और एनएडीपीएच इनकी फॉर्मेशन होती है। अब जो सेकंड फेज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है डार्क रिएक्शन में आ रहा है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। अब ये देखें, ये एमसीक्यू में आ जाता होता है कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, आगे ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं कि थाइलाकॉइड में, स्ट्रोमा में, मेम्ब्रेन पे, कहाँ पे, तो आप थाइलाकॉइड टिक करेंगे। तो ये भी आ सकता है कि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, वहां पे ए बी सी डी ऑप्शन होंगे, तो आपने वहां पे स्ट्रोमा लिखना है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का जो एक्वस ग्राउंड मटेरियल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगी, और ये जो एटीपी और एनएडीपीएच ये लाइट रिएक्शन के नतीजे में बने थे, वो यहाँ पर आकर यूटिलाइज होते हैं। उनकी यूटिलाइजेशन की वजह से ग्लूकोज, और ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और एनएडीपीएच एनएडीपी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों दोबारा इस रिएक्शन में आएंगे और ये एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, एंड प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह अजीज समरीज पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास तकरीबन टाइम है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। जी बेटा। बेटे मैंने ये रिकॉर्ड कर ली है, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, कल वाली रिकॉर्डिंग ही सेंड कर दूंगा, वो प्रोसेसिंग में है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ये क्वेश्चन था बेटा। ऑटोट्रॉफिक मीन वो ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बेटे अनम्यूट, आई एम वेरी सॉरी, मैं अनम्यूट करूंगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा शोर होगा, शोर होने की वजह से ना मुझे समझ आएगी जो मैं बताऊंगा, ना आपको समझ आएगी। आई एम वेरी सॉरी। आप चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में कर लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया ना तो फिर बहुत ज़्यादा एक भूचाल सा वो हो जाएगा। So it's better if you have any question you can write in the chat box. I'm very sorry. जी जी बेटे, मैंने साथ साथ बताए हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो भी जो है वो आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसे देख के तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यू में जोड़ डाउन। सर पहले लाइट रिएक्शन एटीपी बनाता है, फिर डार्क रिएक्शन में जाता है, फिर से लाइट रिएक्शन में आता है। जी 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 बिल्कुल इसी तरह लाइट रिएक्शन में एटीपी बनेगा, डार्क रिएक्शन में वो एटीपी यूटिलाइज हो जाएगा, फिर वो एटीपी जो एडीपी में कन्वर्ट होगा, तो वो एडीपी जो है दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ मीन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड स्टफ। जी बेटा।